मेरे साथ है मेरे मित्र तन्मय दुबे। तन्मय, थैंक्स फॉर कमिंग इन। थैंक्स मानस। सो तन्मय एक कॉर्पोरेट में नौकरी भी करते हैं, फ्री टाइम पे वो बुक्स लिखते हैं, आयरन मैन की तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं ये सब, उस सबसे पहले समझते हैं कि आयरन मैन होता क्या है। Here it is, Didi, the close of the Roca swim course. These men are about ready to hit solid ground. So जो आयरन मैन ट्रायथलॉन डिस्टेंस होता है, दैट इज you have to swim in open waters for 3.8 kilometers. ओपन वाटर्स मतलब समुद्र। Why a man in their sanity, हाँ, पूरे अपने होशो आवाज में और अपनी में ये सब करेगा क्यों? अगर आपको सक्सेस चाहिए है तो आपका मेंटल बैलेंस होना एंड वो बहुत ज़रूरी होता है। खेल ने मुझे जीवन में हारना सिखाया, हार को एक्सेप्ट करना सिखाया। अगर आपको सुपरमैन बनना है तो आपको 4 C फॉलो करना है। पहला C है कितना टाइम निकालना पड़ता है टू मास्टर दिस? इंडिया में वो कल्चर यू फाइंड इट मिसिंग, एंड क्यों नहीं है? कितने पैसे लगते हैं यार स्पोर्ट में? पैसे काफ़ी महंगे लगते हैं। इसकी तैयारी के लिए डू यू ईट सम स्पेशल डाइट? तीनों में से इंजरी सबसे ज़्यादा पेनफुल है, सबसे ज़्यादा होने की चांसेस कहाँ होते हैं? स्विमिंग, साइकिलिंग या रनिंग? वो थिन लाइन कैसे आइडेंटिफाई होती है कि यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे एंड्योरेंस दिखना है? आप अपनी 7 बुक्स के बारे में टेल अस व्हाट दे आर अबाउट। इज द टेक्नोलॉजी नॉट किलिंग क्रिएटिविटी एंड द पावर ऑफ थिंकिंग? आपके होने या ना होने से किसी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया चल रही है, दुनिया चलती रहेगी। यू हैव टू बी ट्रू टू द प्रॉमिस दैट यू मेड टू योरसेल्फ फॉर द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम। व्हाट इज दैट कीप्स यू गोइंग? इट इज नॉट द एबिलिटी दैट यू हैव इन लाइफ that makes you, it is the choices that you take in life finally makes you. Nothing is impossible. You were there, you did it. You were there, you did it. You told your story. Every tear, every smile, every scream was worth it. जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू रेवलेशंस विद मानस जी ऑन मानस वर्स। हाल ही में एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे सीरीज, जिसमें अनुपम खेर जी ने किरदार निभाया था। फिल्म का नाम था विजय 69। तो विजय साहब उसमें जो थे, अनुपम खेर जी, उन्होंने उसमें अपनी एक दिल्ली तमन्ना बताई थी कि वो एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आयरन मैन, जिसे ट्रायथलॉन कहते हैं। क्या होता है यह आयरन मैन? मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने फिल्म देखी। मेरे पास आज अनुपम खेर जी तो नहीं है स्टूडियो में, लेकिन मेरे पास उनसे बहुत ही यंग एक आयरन मैन है। मेरे साथ है मेरे मित्र तन्मय दुबे। तन्मय, थैंक्स फॉर कमिंग इन। थैंक्स मानस। सो तन्मय जो है वो आयरन मैन है। बच्चों के लिए खासकर ये बहुत रुचि का सब्जेक्ट रहेगा कि आयरन मैन क्या होता है, और बड़ों के लिए भी रहेगा। तन्मय ने 7 किताबें लिखी है। अबव ऑल, तन्मय उन लोगों में से नहीं है मेरी और आपकी तरह जो बोलते हैं कि नहीं यार नौकरी पेशा है, इसलिए ना मैं अपना पैशन प्रिजर्व नहीं कर पा रहा हूँ, पैशन परस्यू नहीं कर पा रहा हूँ। सो तन्मय एक कॉर्पोरेट में नौकरी भी करते हैं, फ्री टाइम पे वो बुक्स लिखते हैं, आयरन मैन की तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं ये सब, उस सबसे पहले समझते हैं कि आयरन मैन होता क्या है। सो तन्मय, बिफोर यू गो एनीथिंग एल्स, ताकि लोगों को समझ में आया कि क्या होता है आयरन मैन, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज आयरन मैन। So Ironman distance is a distance in a sport called triathlon. ट्रायथलॉन एक ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें 3 स्पोर्ट्स को मिला के जिस स्पोर्ट को बनाया जाता है उसे ट्रायथलॉन कहते हैं। इट स्टार्ट्स विद स्विमिंग। इट्स अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। आप उल्टा नहीं कर सकते कि पहले दौड़ लो या ऐसा कुछ कर लो। स्विमिंग, देन you've got साइकिलिंग एंड देन you've got रनिंग। और इसके 3 मोटे मोटे वेरिएंट होते हैं। ओलंपिक ट्राई डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, एक स्प्रिंट डिस्टेंस होता है, और एक होता है आयरन मैन ट्रायथलॉन। अब आयरन मैन की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इसको आयरन मैन क्यों कहते हैं, और जो पहले मैं डिस्टेंस बताता हूँ फिर उसकी कहानी पे जाऊँगा। सो जो आयरन मैन ट्रायथलॉन डिस्टेंस होता है, दैट इज यू हैव टू स्विम इन ओपन वाटर्स फॉर 3.8 किलोमीटर। ओपन वाटर्स मतलब समुद्र? हाँ, समुद्र हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गया। स्विमिंग पूल नहीं? स्विमिंग पूल नहीं। So कितना आपने बताया? 3.8 किलोमीटर्स। सो अगर मैं बोलूँ कि 3.8 किलोमीटर, सो यू आर सेइंग इन अ वे 50 मीटर का एक ओलंपिक पूल का साइज़ होता है। और टिपिकली जो हमें आमतौर पे सोसाइटीज़ या क्लब्स में पूल मिलते हैं वो 25 मीटर को थे। कैलकुलेशन के लिए हम 100 पकड़ लेते हैं। तो आप बोल रहे हो 3.8 मतलब 380 लैप 100 मीटर के हिसाब से
50 के हिसाब से 760 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर। हाँ, अच्छा, इसमें कोई ये रियायत नहीं है कि कितनी देर कि में नहीं, करना वो कट ऑफ टाइम होता है 2 घंटे का, 2 घंटे 5 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, डिपेंडिंग ऑन रूट क्या है या टेरेन क्या है। है। और एक ओपन वाटर स्विमिंग पूल हाँ, स्विमिंग पूल है, क्योंकि पूल में तो आप जाते हो, आप गए, आपने रोक लिया, सांस लिया, थक गए, थोड़ी देर आपने पकड़ लिया। यहाँ तो आप ओपन में चले जा रहे हो, आप समुद्र है कुछ, देयर इज नो नथिंग टू स्टॉप, टू कैच होल्ड ऑफ, नथिंग, यू जस्ट हैव टू रेस, इट्स अ रेस, राइट, इन एन ओपन अच्छा, इसमें रेस लगा रहे हो तो आप रेस लगा रहे हो। ठीक है। और मज़ेदार बात क्या होती है कि स्विमिंग पूल में तो लेन होता है, यहाँ पे क्या है कि रेस है, तो किसी की लात आपको मुंह पे पड़ रही है, आपकी लात किसी के हाथ में टच हो रहा है, कोई अगर पैनिक अटैक में आ गया तो उसने आपका कंधा पकड़ लिया, तो यू गो एंड रन इनटू अ समुद्र और इनटू अ तालाब विद सो मेनी पीपल, दे लीव इट इन 10 के बैचेस में वो छोड़ते हैं। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि कोई किसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ओपन वाटर है, एंड दैट्स हाउ द फॉर्मेट ऑफ द गेम इज, कि आप जाओ, मारो, एक दूसरे को लात वात लगेगा, दैट्स ओके, कोई फाउल नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि आपने इसको क्यों किया, पूरी फ्री स्टाइल है। पूरी फ्री स्टाइल है। तो उसके बाद जब आप साइकिल बाहर निकलते हो तो आपको 180 किलोमीटर की साइकिल चलानी है, सो विच रफली 5 से 6 घंटे लगते हैं। 180 किलोमीटर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद दिल्ली से आगरा या मथुरा, में भी करेक्ट, दिल्ली से मथुरा, राइट, रफली। तो आपको उतना साइकिल चलाना है, और साइकिल चलाने के बाद फिर आपको जो आखिरी काम करना है वो एक फुल मैराथन भागनी है, जो कि 42.2 किलोमीटर मोटा होता है। सो एक सेकंड, 3.8 किलोमीटर स्विमिंग जी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, और उसके बाद 42.2 किलोमीटर की रनिंग, फुल मैराथन। दैट्स इट। जब आप ये खत्म इसके बाद जब आप जिंदा बचते हो तो आपको आयरन मैन का खिताब वो दे देते हैं। पहली बहुत बहुत मुबारक आपके और आपके परिवार को कि आप जिंदा हो। तो आपने कितनी बार ये कोशिश की ये जो एडवेंचर है? सो मैंने ये 3 बार किया है, और एक बारी में काफी नहीं हुआ था? सो पहला वाला मेरा था जिसमें मैंने 70.3 आयरन मैन किया था, जो कि इसका हाफ डिस्टेंस होता है, जैसे फुल मैराथन होता है वैसे एक हाफ मैराथन होता है, और बाकी जो 2 हैं वो फुल आयरन मैन थे। तो पहली बार मैंने कहा करके देखते हैं, हो सकता है कि लगा हाँ तो अब मैं परिपक्व हो गया हूँ सेकंड के थर्ड के लिए, तो फिर कर लिया। अभी शायद अगले साल चौथा और फिर से करूँ। तो तन्मय क्या पड़ी थी ये सब करने में? मतलब क्यों, व्हाई अ मैन इन देयर सैनिटी, हाँ, पूरे अपने होशो आवाज में और अपनी में ये सब करेगा क्यों? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इट ऑल बॉइल्स डाउन टू टू स्टार्ट। मुझे ना सुन के अनकंफर्टेबल लग रहा है, दर्द हो रही है। तो देखो यार, ये ना इट स्टार्टेड विथ अ पैशन टू फॉलो टू फॉर फिटनेस, राइट। इट स्टार्टेड विथ अ पैशन। पर उसके तो बहुत तरीके हैं। तो बस इस कदर का, सॉरी इफ आई मे से, पागलपन। हाँ, इट इज पागलपन, इट इज एक्चुअली पागलपन यार। ये फिटनेस है तो करो, मतलब जाओ जिम चले जाओ, थोड़े दिन वॉक कर लो, करेक्ट, अच्छी तरह सो, करेक्ट। So the learnings that I got from rather, अच्छा चलो वाई पे आते हैं। हाँ, पहले वाई पे, और बाद में क्या वो बाद में आते हैं। वो तो बड़ा अच्छा एक हो जाता है कि मैं को बाद में बड़ी अच्छी लर्निंग हुई। हाँ, पर वो लर्निंग के लिए इतनी पेन क्या पड़ी थी? तो यार वाई ये था कि टू एबल टू कंट्रोल माई माइंड। अगर आपको सक्सेस चाहिए है तो आपका मेंटल बैलेंस होना एंड वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड फॉर समबडी लाइक मी, I did not have that. I did not have that patience. Patience नहीं था। काम थोड़ा, अगर थोड़ी सी भी कठिनाई आती थी, थोड़ी सी भी मुश्किल आती थी, I was the first person to lose it. अरे छोड़ो यार, नहीं करते हैं, बहुत कठिन काम है, छोड़ो यार, ये तो बड़ा इसमें परेशानी हो रही है, अरे बहुत गर्मी है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। You were a comfort loving person. So I was a very comfort loving guy, an average Joe, जिसको हम कहते हैं कि यार क्यों जाना, अरे why to do this? And that some way or the other was hampering my progress. I was not, when I realized I was not growing enough, and when I looked at people who grew, so maybe that was a pain, or that was a pariksha that I wanted to put myself into, to get an absolute clarity of mind, to be able to achieve that which is impossible. तो वो एक जिसको कहते हैं कि to have that sanity of my mind, to be able to be able to develop that kind of patience and develop that kind of endurance for life, वो है। So आप कह रहे हो कि मेंटल बैलेंस अटेन करने के लिए आपको ये मेंटल इम्बैलेंस वाली हरकतें करनी पड़ेगी। ये मुझे करनी पड़ी। हो सकता है कोई गिटार बजाता हो। मैं वैसे ना आपको बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ये मेंटल इम्बैलेंस बोल के। इट इज माई डिसबिलीफ
in the very achievement that you have had, that a human body can do that. Can do this. You know, so I'm not discounting your And success. a normal So human body, you don't have to develop six-pack abs for it. You don't have to, like, you know, really look like Hrithik Roshan to be able to do it, or to be Milind Soman to do it. With all due respect to Milind Soman and Hrithik Roshan, I love them. I'm their fan. But आप एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करके भी, आप एक नॉर्मल नौकरी करके भी, बीवी बच्चों के साथ एक एवरेज जो होते हुए भी आप अचीव कर सकते हो आयरन मैन, और यू नो, और मे बी एन एंड्योरेंस थिंग और एनीथिंग यू कैन चलो, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जो हमारा फ्रेम के नीचे वाला जो खजाना है वो नीचे ही रहे, तो वो नहीं शेयर करते हैं, राइट? बट अगेन आई एम कमिंग बैक टू कि अगर ये सब अपने में क्वालिटीज लानी थी, परसिवरेंस लानी थी, आपने बोला कि मेरे को पेशेंस लानी थी, तो ये ग्रेजुअल भी तो हो सकता था, ये सीधा इम्पॉसिबल पे ये ग्रेजुअली था, ये ग्रेजुअली था. इट स्टार्टेड विथ हाफ मैराथन्स, and then it started with full marathons, and then it started with a half Ironman, then it became a full Ironman. So it was gradual learning only. And why I started enjoying and increasing my think big ideas was, you know, let me try for something bigger, was the biggest learning that I was getting from endurance sport was sports ने मुझे हारना सिखाया, खेल ने मुझे जीवन में हारना सिखाया, हार को एक्सेप्ट करना सिखाया. तो वो हम जनरली अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, किसी को नहीं सिखाते हैं कि जाओ जाके क्लास में फर्स्ट आओ, तुम सबसे अव्वल आने चाहिए, तुमको सबसे आगे रहना है. और जैसे ही इंसान को किसी भी तरह से, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, चाहे आपको बॉस ने आपको प्रमोशन नहीं दिया या आपको हाइक नहीं दी, आपने सोचा यार सबको 10% मिल रहा है, मेरे को 4% क्यों मिला, तो ये जो एक्सेप्टेंस होता है कि यार आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, या शायद मेरे में ही कोई कमी होगी, और मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. अगर कोई सामने वाला मुझसे आगे निकल गया तो ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन हम बोलते हैं अरे यार वो ना उसके साथ तो बॉस फेवर कर रहा है, यार उसके साथ तो यू नो ये उसको अच्छा, हम सेल्स की भाषा में कहते हैं, उसको अच्छा पैच दे दिया इसलिए उसका धंधा बहुत अच्छे से हो रहा है. सो वो जो लर्निंग मुझे मिल रही थी कि यार मैं थोड़ा और ग्राउंडेड होते जा रहा था, मेरे अंदर से चिड़चिड़ापन और ख़त्म हो रहा था. आई वॉज एबल टू एक्सेप्ट लाइफ एंड इन्जॉय इट द वे इट वॉज गिवन टू मी. तो वो मेरा बार बार मैं बढ़ाते गया, मुझे मज़ा आता गया, और लाइक अगर मतलब जिसको कहते हैं कि नशेड़ी की तरह मैं अपना डोजेज बढ़ाता गया फिटनेस का. बट एक पॉजिटिव नशा था, पॉजिटिव मज़ा था, उसको बढ़ाते गए. एंड देन व्हेन एवरीबॉडी सेड कि इट्स द एपिटोम, एंड आई वाज लाइक करते हैं. उसके पीछे एक्चुअली बड़ी मज़ेदार कहानी है. जब मैं छोटा था बचपन में, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू फौज. और एक बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है, आई डोंट नो आजकल वो फौज में मानी जाती कि नहीं जाती, आपके पैर दोनों ऐसे जोड़ के देखे जाते हैं और आपके घुटने जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे. नॉक नीज की जो नॉक नीज वाली प्रॉब्लम है, और मेरे नॉक नीज थी. तो और मेरे जो पैटर्नल अंकल वो सारे या तो पुलिस में थे या फौज में थे, एंड आई यूज्ड टू लुक अप टू देम. एंड द फर्स्ट तिरस्कार एज अ किड विच आई गॉट वाज, अरे ये तो इसकी तो नॉक नीज है, तुम तो दौड़ ही नहीं सकते. So as a kid, I was always hearing this negative thing in my mind that you can't do this. You can't do this. So we don't realize as parents कि हम कभी बच्चों को हम चलते फिरते बोलते हैं अरे तू तो पगला है, बट हम कैसे उनकी माइंड को कंडीशनिंग करें, अनकॉन्शियसली उनकी माइंड को कंडीशन कर रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में, नॉट न्यूज़ आपके अभी भी, आई हैवंट चेक्ड इट बिकॉज मैं दौड़ पा रहा हूँ, तो मैंने कभी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं की, या ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई. तो वो एक था. तो वो एक जैसे फिल्म का डायलॉग नहीं है कि मैं चंदू नहीं है मैं चैंपियन है, तो वो एक कहीं ना कहीं जहन में था, दिखाना परिवार को, लोगों को कि यार मैं चंदू नहीं है मैं चैंपियन है. और मुझे एक उसकी लाइन बड़ी अच्छी लगती है सलमान खान की फिल्म की सुल्तान की, कि चोट हो जितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मान, तू बन जा रे सुल्तान. तो वो जो कहीं ना कहीं दिल में आके जब लगती है लोगों को, या लोग बोलते हैं तुम नहीं कर सकते, तो फिर वो था कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा. और वो एक, आप उसको ईगो कह सकते हैं, आप उसको कुछ और कह सकते हैं. तो लगे ना मेरे साथ मत ट्राई करना कि तुम नहीं कर सकते, तुम आयरन मैन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं ट्राई करने वाला हूँ. इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, मे बी समथिंग एल्स. सो कितनी सदियों पहले आपने आयरन मैन किया? मैंने आयरन मैन जो पहला किया था, आई वॉज एट 42. मैंने दूसरा किया एट 43 एंड आई एम टुडे एट 45. So I'm planning my fourth one also. Maybe I'll be 46. तीसरा कब किया था? तो तीसरा 45 में किया था, 42, 43, 44. अभी मैं 45 हूँ.
और 46 में एक और अगले साल करने वाला हूँ। यार बंद करते हैं पॉडकास्ट। ये तो मतलब बहुत पर्सनल होते जा रहा है। सो एंड आई वाज नेवर अ स्पोर्ट्स पर्सन इन माय यंगर डेज। मैं कभी भी क्रिकेट, मैं बचपन में जो इसको कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स खेलो, मैं कभी भी स्पोर्ट्स नहीं खेलता था, क्योंकि वो एक मेंटल प्रेशर रहता है कि यार पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स टाइम वेस्ट है। एक अगर आपको याद होगा, हमारे टाइम में एक कहावत चलती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। करेक्ट। तो जब कोई सोसाइटी आपके बच्चे को इस तरह से कंडीशन कर रही हो कि खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो खेलना कूदना तो ख़राब है साहब। तो वो कभी फिजिकल स्पोर्ट्स में आपने बच्चे ने, तो आप एक पढ़ाकू बच्चे थे बेसिकली। हम बिल्कुल पढ़ाकू बच्चे थे। और आप भी इंजीनियर रह चुके हैं। इंजीनियरिंग किया, MBA किया, 10 साल 12 साल, वेरी स्टैंडर्ड एकेडमिक इंडियन एकेडमिक वे ऑफ इंडियन एवरेज, जो जिसको मैं कहता हूँ बिल्कुल, जिसको एक बेसिक मध्यम वर्गीय एक जो सपना होता है कि भाई साहब पढ़ाई कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, फिर आपका जीवन सेट है। और वो सब किया आपने? वो सब कुछ किया, बाद में पता चला कि जीवन सेट नहीं होता है। जीवन तो फिर शुरू होता है। तो वो 10-12 साल जब मैंने नौकरी की, एंड आई वाज अबाउट 32, एंड आई रियलाइज यार आई एम वेस्टिंग माई सेल्फ, कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। एवरी फ्राइडे इन द नेम ऑफ वीकेंड पार्टी हम जाके किसी क्लब में अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा मैं आपके एम्प्लॉयर्स को कि नौकरी के लिए हम नहीं बोल रहे कि क्या करना, but basically the lifestyle that you pick up after that. Correct. So please go ahead. So see, I saved you, from a from a possible embarrassment. तो then I realized कि यार ये तो हम वीकेंड ऐसी टीवी पिक्चर देखते हुए निकाल देते हैं, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। एंड देन आई पिक्ड अप नॉर्मल जॉगिंग करते हैं, चलो सोसाइटी के चक्कर मारते हैं, एंड दैट्स वेयर इट काइंड ऑफ स्टार्टेड गेटिंग इनटू, एंड वहाँ से सब शुरुआत किया। तो मेरा ऐसा कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था नहीं बिल्कुल कभी भी। जितना भी मैंने स्पोर्ट्स किया, शायद कोई स्टेट कोई नेशनल कुछ नहीं, सीधे आयरन मैन। तो बट सीधा लोहा लेने पहुंच गए। सो ऐसा कुछ हो नहीं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव अ ग्रेट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड एंड देन ओनली यू कैन पिक अप स्पोर्ट्स इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू हैव द राइट एटीट्यूड, इफ़ यू हैव द राइट एप्लीकेशन, आप बाकायदा जिस भी उम्र में चाहें, जैसे अनुपम खेर साहब का फिल्म दिखाई गई थी 70 साल की उम्र में, 69 में वो ट्रायथलॉन करते हैं। थैंकफुली मुझे वहाँ तक नहीं जाना पड़ा, मैं 35-40 में ही सॉर्टेड हो गया। जल्दी होश आ गया? मुझे जल्दी होश आ गया और मैंने कहा यार ये हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, और ये पकड़ लेते हैं। बाकी वीकेंड पार्टीज़ वो फिर अपने आप ही चेंज हो गए। फिर मेरी पार्टीज़ का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। फिर वो पार्टीज़ ऐसी होती थी कि यार कल सुबह दौड़ने चलेंगे, कल साइकिल कितना चलाना है, वो हो गया। और मैं इसकी वजह से जो बाकी जो आपको फ्राइडे लेट नाइट घूमना फिरना या ज़बरदस्ती बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, वो अपने आप ही सॉर्टेड हो गई। सो इफ़ एनीबडी आस्क मी, यू हैवंट गेट आस्क कि तुमको आयरन मैन करके क्या मिला, तो मैं बोलूँगा मुझे लाइफस्टाइल मिली, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मिली। और ठीक है, उससे जो बेनिफिट आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो तो अलग ही हैं, बट मुझे एक लाइफस्टाइल मिली। एंड नाउ आई एम एब्सोल्युटली ट्यून्ड कि even if I want to do it, I can't do it, because that's how my last 10 years I've kind of devoted myself into all this. So you started at 32. So अपनी लाइफस्टाइल दिनचर्या बताओ पहले। So मेरा जो सुबह उठने का टाइम है वो अमूमन 5-5:30 है, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। माई जॉब ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। और फिर 1 घंटे का वर्कआउट। नाउ दैट कैन बी रनिंग, दैट कैन बी डिपेंडिंग ऑन द प्लान दैट आई एम फॉलोइंग, ट्रेनिंग, इट कैन बी स्ट्रेंथ, गोइंग टू जिम और व्हाटएवर। 1 घंटे से 1.25 घंटा 1.5 घंटा, अगर मैं जब ट्रेनिंग फेज में होता हूँ, कोई चेस कर रहा हूँ, तो वो 1.5-2 घंटा भी पहुँच जाता है। तो सुबह का टाइम आई ब्लॉक्ड ऑलवेज फॉर एक्सरसाइज, क्योंकि आई वांट टू गेट अवे विद दैट थिंग फर्स्ट। इट्स लाइक ईटिंग द फ्रॉग। हाँ, इट्स लाइक जस्ट गेट अवे, डू द थिंग, और अपना 8-9 बजे तक रेडी होके ऑफिस शुरू हो जाती है। ऑफिस में कब 10 बजे से लेके शाम के 6-7 बज जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। उसके बाद में आने के बाद में आई यूजुअली डू माई लंच, माई डिनर वेरी अर्ली, 6:30 or 7 आई रैप अप माई डिनर, एंड देन 1 hour आई राइट जो भी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है, बुक लिखने का या कुछ का। वन थिंग दैट आई डू। व्हाट इज दैट टाइम व्हेन यू राइट? सॉरी, आई वुड राइट लेट्स से बिटवीन 8 और 9, और 8, 8:30, 9:30 रात को, क्योंकि मेरा एक 4C = S का एक फॉर्मूला है। आप इजाज़त दें तो बताता हूँ। बिल्कुल। 4C = S का है। C, अगर आपको S स्टैंड्स फॉर सक्सेस या सुपरमैन बोल देते हैं अपन। अगर आपको सुपरमैन बनना है तो आपको 4C फॉलो करने पड़ेंगे। पहला C है क्लैरिटी ऑफ माइंड,
कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। 99% टाइम जैसे मैं बुक भी लोगों को सिखाता हूँ कि बुक कैसे लिखना है, राइट कैसे करना है, वो आते हैं बोलते हैं मैं किताब लिखना चाहता हूँ। तो मैं पूछता हूँ क्यों लिखना चाहते हो, उनके पास जवाब नहीं होता है कि क्यों लिखना चाहते हैं। सो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि मैं अगर किसी लक्ष्य के प्रति जा रहा हूँ तो वो लक्ष्य क्या है और ये मैं क्यों कर रहा हूँ। चलो फिटनेस हो सकती है, अपनी लाइफस्टाइल सुधारना हो सकता है, आपको कोई टिक मार्क एक्टिविटी कि यार ये मुझे लाइफ में एक चीज़ अचीव करनी है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, वो हो सकता है। सो दैट इज फर्स्ट सी, 4C करना क्यों है, सी क्लैरिटी ऑफ माइंड। सेकेंड इज कमिटमेंट, कि आप कमिट करो अपने आप को, राइट, कि यू हैव टू बी कमिटेड टू योर सेल्फ, कि यू हैव टू डू इट एंड अ राइट कमिटमेंट। और उसका भी एक हैक है कि आप अपने वाइफ को बता दो, अपने दोस्तों को बता दो अपना कमिटमेंट कि यार मैंने ये कमिटमेंट लिया है, ये मैं करूँगा, जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर इज समबडी हु इज वॉचिंग यू। अब यहाँ 2 स्टेप तक तो आते आते बहुत लोग कर लेते हैं, उनको पता होता है करना क्यों है और क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है और कमिटमेंट क्या है, ये 2 स्टेप तो अमूमन आदमी कर लेता है। तीसरा स्टेप जहाँ मैं भी अपनी उससे जोड़ रहा था राइटिंग से, वो है कंसिस्टेंसी। I was thinking that. कंसिस्टेंसी पे आके 95% जनता दे लूज द गेम। The great Sachin Tendulkar, he was great for 24 years because he was consistent in his batting approach. He always held game above himself, and he would walk out and he would have the bat in his hand and he would just be consistently knock. So be it excellence को आप अचीव करने का एक सबसे सही तरीका है कंसिस्टेंसी। यू जस्ट गो आउट, शो योरसेल्फ, शो इट। आज करना है, लिखना है, अगर मुझे लिखना भी है, बुक लिखना है, आई वुड मेक श्योर मैं भले ही 5 लाइन लिखूँ, भले ही 2 लाइन लिखूँ, बट मैं लिखूँगा ज़रूर। सो कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट यू कांट डू इट। और जो चौथा बहुत अहम पिलर है वो है कोचिंग या कमराडरी। आप दोनों में कर सकते हो, या तो कोई एक मेंटोर, कोई एक कोच, एक सर्टेन लीडर जिसको आप फॉलो करते हो, वो एक होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, या आपकी कमराडरी हो, या आपका ऐसा कोई ग्रुप हो यारों दोस्तों का, या सर्टेन जिसको अगर मैं दूसरे उसमें बोलूँ कि सेवा सत्संग साधना, अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो सेवा सत्संग साधना, ये 3 पिलर होता है। तो जो सत्संग वाला पार्ट है वो ये है कमराडरी, कि यार एक ग्रुप, पॉजिटिव लोगों के साथ ग्रुप बनाओ। आप ऊटपटांग लोगों के साथ ग्रुप बनाओगे तो वैसे हो जाएगा, संगति बहुत मैटर। संगति। तो ये जो 4C हैं, अगर आपने ये 4C फॉलो कर लिया ढंग से तो आप सुपरमैन या सक्सेसफुल बन जाते हो। तो 4C इज इक्वल टू S इज हैज ऑलवेज बीन माय मंत्रा एंड आई ऑलवेज टीच पीपल कि यार यही करो। जब whenever I get chance to coach folks. You have kids? I have kids. How do you manage time for them? I try my best to be with them on weekends. और वीकेंड्स में जो मैंने अपने लिए समय मुकर्रर किया है वो अर्ली मॉर्निंग है, कि जब तक ये सो रहे होते हैं बच्चे, मैं 9-10 बजे तक फुर्सत हो जाता हूँ अपने एक्सरसाइज, क्योंकि वीकेंड्स को लंबी रन होती है या कुछ लिखना है, तो मैं 10-11 बजे तक अपने आप को फुर्सत कर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर पूरा टाइम उनका है, उनके साथ। बट एक बात बताओ, ये जो इतनी रिगरस आपकी स्पोर्ट है, हाँ, या जिसकी आप तैयारी करते हो, इसके लिए आपको रोज नहीं भागना पड़ता क्या इतना, या फिर वर्कआउट तो रोज ही करना पड़ता है, मतलब चाहे भागना हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, एक बट आप रोज तो 42 किलोमीटर नहीं दौड़ते हो? नहीं। तो मतलब इसका एक टिपिकल प्रिपरेशन टाइम कितना रहता है, और इसकी मोटी मोटी अगर आप एक दो मिनट में समझा सकें कि कितना टाइम निकालना पड़ता है टू मास्टर दिस? सो आप कोई भी इवेंट जब करते हो ना, अगर आप हाफ मैराथन भी कर रहे हो, फुल मैराथन भी कर रहे हो, ट्रेनिंग में आप वो डिस्टेंस कभी नहीं करते हो। ओके। क्योंकि ट्रेनिंग में आप जैसे ही वो करोगे आपकी बॉडी ब्रेक हो जाएगी, एंड देन यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन रिकवरिंग, एंड देन बाय द टाइम यू रीच द इवेंट यू आर ऑलरेडी इन अ ब्रोकन स्पेस। सो यू प्रिपेयर टू अ सर्टेन लिमिट। अगर आपको लेट्स से 42 किलोमीटर की फुल मैराथन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको मैक्सिमम 30-32 दौड़ना होता है, एंड दैट्स अ स्टैंडर्ड कोचिंग मैनुअल या एक ट्रेनिंग का तैयारी होता है। आप कभी भी अपनी बॉडी ब्रेक नहीं करते। बट इन ट्रेनिंग, हाँ, जैसे आपने बोला 3.8, 180 और 42 किलोमीटर, राइट? ट्रेनिंग में आपने मैक्सिमम कितना किया हुआ है? ट्रेनिंग में बैक टू बैक मैंने इसका सिमुलेशन किया था आधा। पूरा आधा पूल में जाके मैंने 2 किलोमीटर तैर लिया, फिर साइकिल 90-95 करीब चला लिया, और उसके बाद में so that means in training days if you are at 50% that means you are ready for the you should be more than 50%, about 70-75% के आसपास आपको डिस्टेंस, अगर आप एंड्योरेंस स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हो, करेक्ट, तो वो एक फॉर्मूला ये है कि आपको 75% बहुत ही कंफर्टेबली डिस्टेंस आना चाहिए कि यार ये तो नो ब्रेनर है, ये तो मैं कर लूंगा। लास्ट के 25% सिर्फ फाइनल डे के लिए छोड़ दो उस दिन, बिकॉज दैट डे मैटर्स। उस दिन आपकी तबीयत कैसी है, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है,
मैं जिस दिन आयरन मैन करने गया था उस दिन बारिश होना शुरू हो गई। अब हम तो बारिश में कभी ट्रेन करते नहीं, हम अंदर आ जाते हैं, यार बारिश हो रही है कौन ट्रेनिंग करेगा। बट दैट डे यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ। दैट्स ऑल्सो लर्निंग इन लाइफ की life can throw any kind of obstacle at you and you cannot cry and you cannot step back कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये तो मैंने सीखा ही नहीं है, तो मुझसे आता ही नहीं है। आपको उसी दिन अडेप्ट करना पड़ेगा, उसी दिन आपको ओवरकम करना पड़ेगा, उसी दिन आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अब अपने आप को अडेप्ट करूँ। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तैरने 2019 में, मेरा जब स्विम करता था, उसमें नया नया स्विम सीखा था, मेरा राइट साइड का जो ब्रीदिंग करते हैं तो राइट साइड की ब्रीदिंग बहुत आसानी से होती थी, लेफ्ट में मेरे से नहीं होता था। अब जैसे ही मैंने उस दिन स्विम किया समुद्र में, मैंने टर्न लिया, वो यू टर्न ऐसे करके आना था, मैंने टर्न लिया, यहाँ पे समुद्र सूरज आ गया। अब मैं ऐसे करूँ, मेरी आँख इस तरह से मैंने सीखा ही नहीं है करना। सो अब ऑन द वाटर अब आपकी एक क्या बोलते हैं कमज़ोरी खुल गई, जिस चीज़ की आपने ट्रेनिंग ही नहीं थी, सोचा ही नहीं था कि यार समुद्र भी यहाँ से आ सकता है, और ये तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। एंड आई वॉज एक्चुअली ब्लाइंड, बट देन you do not have the option to panic and say, hey, take me out, right? So what did you do? So I followed, and there was a little bit of panic attack. So when life throws these kind of difficult situation to you, you should go back. And I started calling myself, जो कि is a very simple mantra. I said, सांस ले हाथ मार, सांस ले हाथ मार. I started telling this to myself कि तुम सांस लेते रहोगे तो जिंदा रहोगे, और हाथ मारते रहोगे तो आगे बढ़ते जाओगे. विच मीन्स इन लाइफ, एंड दैट्स व्हाट माय एनालॉजी इज, कि अगर जीवन में आपको कभी भी कोई समस्या आए, स्टिक टू द बेसिक्स, एक्सेप्ट द फैक्ट, डोंट गेट पैनिक बाय अरे बाप रे ये मेरा तो इतना बड़ा लॉस हो गया, अरे ये ऑर्डर मेरे को नहीं मिला, अरे ये घाटा हो गया. कोई बात नहीं, हम मुझसे क्या आता है, मुझसे काम करना आता है, मैं फिर से काम करूँगा, मैं फिर से आगे बढ़ूँगा. सांस ले हाथ मार, सांस ले हाथ मार. आई केप्ट ऑन सेइंग दिस थिंग टू माई सेल्फ. आई सेड यार नो वे बैकिंग डाउन. और उसके पीछे एक छोटी सी कहानी ये भी थी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलियंस बीइंग ऑस्ट्रेलियंस, ग्रेट ऑस्ट्रेलियंस, द फिट, सो हाँ, उन्होंने जब बात निकली कि कौन से देश से आए हैं, ग्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, तो सब ने अपना अपना देश बताया. मैंने भी बड़े गर्व से बोला कि सर मैं इंडिया से आया हूँ. तो वो जो ऑस्ट्रेलियन था उसने मुझे देख के बोला वेलकम मैडम. तो मैं एक सेकंड के लिए आई वाज टेकन अबैक, एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग. मुझे जोक समझ में नहीं आया, एंड ही अगेन सेड वेलकम मैडम. तो मुझे लगा कि यार ये इज ही बीइंग सेक्सिस्ट टू मी, इज ही बीइंग रेसिस्ट टू मी कि मैं इंडिया से हूँ और वो हंस रहा है कि इंडियन ट्रायथलॉन करने आया है, आयरन मैन. मैं अकेला इंडियन था वहाँ पे. तो जब मैं समुद्र में भी, जब ये सूरज वाली चीज़ से स्ट्रगल हो रहा था, तो मेरे एक बार तो ख्याल आया कि यार मैं ड्रॉप कर दूँ. फिर मुझे लगा मैं निकलूँगा, वो ऑस्ट्रेलियन खड़ा होगा, वो रेस ऑफिशियल था, और वो देखेगा कि देखा इंडियन, तुझे बोला था ना. तो मैं कहा यार आज तो इंडिया की इज्जत का सवाल है साहब, मैं तो आज तैर के ही जाऊँगा. सांस ले हाथ मार, सांस ले हाथ मार, आगे जाऊँगा, मुश्किलों को पार करते आऊँगा, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलूँगा भाई साहब, आज तो इंडिया का सवाल है. ग्रेट, दैट वाज द थिंग. तिरंगा ऊपर करना ही है. जय. बट तन्मय एक बात बताओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, कि इंडिया में वो कल्चर यू फाइंड इट मिसिंग, एंड क्यों नहीं है? मतलब व्हाई डू यू थिंक, बिकॉज यू हैव डन दी स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल, क्यों हमारा, जहाँ हम एक तरफ देखते हैं कि हम डॉक्टर इंजीनियर इंडियन ही होगा, करेक्ट, बट ट्रायथलॉन में जब आप थे, इट इज़ नॉट अ वेलकमिंग फीलिंग ना. Yes. ऐसे कोई बोले, हाँ, पर सच्चाई भी है. सच्चाई भी है. क्यों, आपको क्यों लगता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा है? यार हमारी जो सोसाइटी है, जैसे मैंने बोला पहले भी आपको कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब. तो हमारी सोसाइटी इन जनरल ब्रीड्स फियर फ्रॉम चाइल्डहुड. ऐसा मत करो, ये मत करो, सवाल मत पूछो, और डोंट गो अगेंस्ट द नॉर्म. और एक प्लेटोज केव करके एक कहानी है, एक एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे प्लेटो जो थे विचारक, उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को गुफा के अंदर दीवार की तरफ फेस करके बैठा दिया गया, और उनके पीछे आग जला दी गई, और वो आगे उनको जीवन भर सिर्फ परछाई दिखी. तो वो उसी को सत्य समझते थे कि यार यही जीवन है, परछाइयाँ होती हैं, कुछ कुछ अजीब से वो पढ़ते हैं, और उन्होंने वो पीछे पलट के देखा भी नहीं. उसमें से एक आदमी भाग गया, वो बाहर निकल के आ गया. तो जब वो बाहर निकल के आया तो उसको बाहर की दुनिया दिखी, एंड व्हेन ही केम बैक एंड ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन द पीपल कि यार ये जो तुम लोग देख रहे हो ये परछाई, असली दुनिया तो बाहर है. उन्होंने उसको पागल करा दिया कि तू पागल है. सो कुछ इसी तरह से स्थिति हमारे यहाँ भी है कि हम इतना ज़्यादा सोसाइटी में ब्रीड डर कर देते हैं, और जैसे ही डर होता है हमारा ना माइंड जो डिसीजन लेता है
उसका 3 प्रोसेस होती है, बिलीफ, थॉट्स, इट स्टार्ट फ्रॉम थॉट। आपको जैसे ही डर दे दिया, आपके अंदर थॉट हो गया, थॉट से वो बनता है बिलीफ में। इसको हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कर देते हैं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, खेल तो मैं सकता ही नहीं हूँ, अब मैं 40 का हो गया हूँ, 40 में तो हम फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। तो आप जैसे ही बिलीफ में आते हो, थॉट से बिलीफ में आते हो, बिलीफ के बाद में वो आपकी वैल्यूज़ बन जाती हैं कि ऐसे ही है। और वही वैल्यू सेट हमारा कल्चर का हो गया है कि नहीं यार, हमें दौड़ना भागना नहीं है, हमें मजदूरी करनी है, हमें नौकरी करनी है। आज तक, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, none of the Indian companies has ever come up with a path breaking product, be it Facebook, be it everything happened outside the India. So हमारे यहाँ in general society में क्वेश्चन या सवाल या नई सोच को वैसे ही दबा दिया जाता है। I had to face a lot of brunt from my family, my dad and all. He said, why are you doing this? Why are you spending so much of money going to, पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? लोग पूछते हैं तो ये पैसा मिला इसका करने। मैं कहा नहीं यार, पैसा लगा। तो जैसे यार पैसे लगा के दौड़ने जाते हो? I said yes, that's my passion. कितने पैसे लगते हैं यार स्पोर्ट में लगते हैं? पैसे काफ़ी महंगे लगते हैं। Just for an information, because देखो, ट्रायथलॉन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट। एक जो एवरेज ट्राई बाइक आती है वो 1.5 लाख रुपए की आती है, साइकिल 1.5 से 2 लाख रुपए की, बहुत ही, मैं सस्ती वाली बोल रहा हूँ, ऐसे 10-12 लाख की भी आती है, तो 1.5-2 लाख की ये होती है। प्लस विदेश में होता है ये, इंडिया में एक होता है 70.3 गोवा में। अगर आपको फुल करना तो इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाने का आप अमूमन खर्चा मान लीजिए 1 लाख रुपए की टिकट है, आप हफ्ते भर वहाँ रहेंगे, 2-3 लाख रुपए उसमें लग जाएगा। आप अकेले जा रहे हैं तो ठीक, परिवार किसी को लेके जा रहे हो उनका खर्चा जोड़ लो आप। फिर आप जो रनिंग शूज़ खरीदते हो, साइकिल के जो हेलमेट होता है वो 30-40 हज़ार की आती है, शूज़ 20-25 हज़ार का आता है, ट्राई सूट जो गियर आप खरीदते हो वो कुछ 40-50 हज़ार रुपये का आता है। सो नेट अगर आपको एक आयरन मैन करना है तो 6 से 7 लाख रुपए कहीं नहीं गया। एंड इसमें आयरन मैन इंस्टीट्यूट जो होता है, हाँ, वो कोई फीस लेता है क्या? वो फीस लेते हैं 50,000 रुपये, उनकी एंट्री फीस है, कुछ डॉलर्स होती हैं उनकी, रफली 50 से 70 हज़ार रुपये के आसपास वो। और इसमें कोई रिवॉर्ड भी होता है क्या? रिवॉर्ड मेडल होता है सर। देयर इज नो कैश रिवॉर्ड? कैश रिवॉर्ड होता है जो फिनिशर, टॉप 2-3 फिनिशर्स होते हैं जो प्रोफेशनली ये स्पोर्ट प्ले कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। हम तो अमेचर स्पोर्ट्स हैं, हम लोग तो। आप अमेचर हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। तो हम अमेचर हैं, तो हमें बस मेडल देते हैं कि सर यू आर अ फिनिशर, बाकी जो कैश रिवॉर्ड्स होता है वो होता है। सो दे लिव बाय दैट। लेकिन आपने ना इसमें एक बात की, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड, द चेंज इन द लाइफस्टाइल दैट यू हैव। करेक्ट, एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल एंड द वे यू लुक एट लाइफ, पूरी तरीके से आपकी शुद्धिकरण हो गई। शुद्धिकरण हो जाती है। हाँ, फिर आप चाह के भी बदमाशी नहीं कर पाते। So you are, you've like kind of committed yourself, and that's this line was for your wife, right? Exactly. Okay, so Iron Man is a decent man. Huh? Iron Man is any कोई भी आयरन मैन होगा वो अपनी पत्नी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो सुबह सुबह बेचारा साइकिल चला रहा होगा, दौड़ रहा होगा, आके थक के सो जाएगा, कोई जीवन कहीं इधर उधर नहीं देख रहा होगा, कहीं इधर उधर नहीं देख रहा होगा। भी पता है कि दौड़ और कुछ करने लायक नहीं बचा हुआ है, खाना खाए। एग्जैक्टली। सो अपनी सारी एनर्जीज आप वहाँ लगा दो, एंड द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। बाकी नहीं तो आफ्टर 11 AM when you are back, हाँ, बाकी नहीं तो शॉपिंग मॉल में लगाओ, बाकी तो फिर वीकेंड पे लगाओ। हाँ, ये तो मतलब इस पे तो आप एक बात बताओ, इसकी तैयारी के लिए डू यू ईट सम स्पेशल डाइट? और आई ईट स्पेशल डाइट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोटीन कंटेंट, और जो वही नॉर्मल वे प्रोटीन अपन खाते हैं या प्लांट प्रोटीन जनरली, एंड ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं करता। नॉर्मल घर का खाना, नॉर्मल घर का खाना, दाल चावल सब खाते हो? सब एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द चाट, एक्सेप्ट फॉर द चिप्स, एक्सेप्ट फॉर द वेरी फ्राइड स्टफ एंड ऑल। पिज़्ज़ा भी खाते हैं, क्योंकि ये जो गेम है ना, ये इट इज़ एन एंड्योरेंस स्पोर्ट, सो यू डोंट नीड स्पीड, you need long distance. So for long distance sustainability you need lot of calories, so in a way it is good, रिजर्व करके रखना पड़ता है। and it is actually true. A couple of friend of mine who were very skinny, by the end of the race they had actually उनको स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ा, and thankfully for who I am, I was actually walking off। ख़त्म करने के बाद में मैं गया आराम से, और मतलब अपने पैरों पे चल के गया, गाड़ी में बैठ के उतरा, सब कुछ किया। सो मेरी स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग फिनिश। हमारे पास रसद बहुत है कोई कमी नहीं है। स्किनी इज नॉट, बीइंग स्किनी इज नॉट इक्वल टू सुपर फिट और अदर स्टफ। सो जब आप प्रोटीन की मात्रा इसमें बढ़ाते हो तो टिपिकली उसमें आपका क्या रेशियो रहता है बॉडी वेट के हिसाब से? कितने ग्राम्स प्रोटीन दिन का लेते हो व्हेन यू आर ट्रेनिंग एट योर पीक? सो दिस इज अगेन जो नॉर्मल साइंस है हमारा, आई थिंक पर केजी 1 ग्राम का। करेक्ट। हाँ है। सो मैं तो जनरली अब तो इतने साल आइडिया हो गया है कि यार दिस मच प्रोटीन इज गुड फॉर मी टू सस्टेन,
तो वो मैं उतना ले लेता हूँ. और बिकॉज आई एम इन अ एवरेज इन अ नौकरी वेयर आई हैव टू ट्रैवल, आई कैन नॉट हैव वन फूड गाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी और मेरे हिसाब से खाना बनाए. मैं होटल भी जा रहा हूँ, शाम को टीम मीटिंग्स भी हैं, डिनर्स भी हैं. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई चूज टू ईट. समथिंग विच इज़ नॉट वेरी फ्राइड, विच इज़ नॉट वेरी ऑयली, एंड समथिंग विच इज़ रॉ. अगर मैं लेट्स से किसी रेस्टोरेंट में पार्टी भी कर रहा हूँ, तो देन आई आस्क फॉर अ तंदूरी चिकन, देन फ्राइड चिकन और समथिंग लाइक दैट. But ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक डाइट प्लान ऐसा नहीं कोई है. बहुत स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं But just coming back on the protein, do you go like 2 grams for every kg? जैसे say if your weight is 70 kgs, हाँ. for the sake of conversation, Yeah. तो आप 70 ग्राम प्रोटीन लेते हो या 140 ग्राम प्रोटीन लेते हो या क्या लेते हो? आई वुड स्टिक टू द लोअर साइड, 70 ग्राम. ओके. कि यार एक बेयर मिनिमम ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैंकली इतने सारे कामों के बीच में ना आपके पास एक और काम कि यार मैं खाना भी नाप के खाऊं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप ऑफिस जा रहे हो, टिफ़िन लेके जा रहे हो, अब टिफ़िन में क्या ही नापोगे यार कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं. द बेस्ट यू कैन डू इज अपना खाना खुद बनाते हो? नहीं. अच्छा. तो वो एक चीज़ है जो मैं नहीं करना चाहूँगा. नहीं, मैं भी नहीं करना चाहूँगा, पर वही मैं उस पे आ रहा था, क्योंकि अगर आप उसमें भी बोलोगे मेरे को इतना प्रोटीन, तो बनाने वाला बोलेगा या बोलेगी फिर भाई खुद ही कर लो. तो इसीलिए बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल एथलीट नहीं हैं, तो फिर हमें यही सब करना पड़ता है कि. बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि नो आलू बंडास, नो समोसास, नो कोक्स, जो एक जनरल एब्सोल्यूट नो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करता. बट आई थिंक यू मेकिंग अ वेरी रिलेवेंट पॉइंट कि आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा कुछ आपने एक्सट्रीम नहीं किया. इट इज़ वेरी मच डुएबल. एग्जैक्टली. इट इज़ ऑल अ माइंड गेम. It's all a mind game. End of the day, it's all mind game. It's only again I'm saying कि you just have to have the belief in yourself, and you have to be true to the promise that you made to yourself for the person that you want to become. That it all boils down to that commitment which I said earlier. कि यार you need to be true to yourself. कि why am I doing this, and this I want to achieve this. यार भारी शब्द हो गए. मतलब पर्सन दैट यू वांट टू बिकम, ट्रू टू योरसेल्फ, कमिटमेंट टू योरसेल्फ. मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए अपने आप को कमिट की नहीं करना चाहिए, क्योंकि when I look at the distance and the end. So when you're running, tell me, and when you're doing the sport, what is that keeps you going? It's see, it's the क्योंकि there would be moments ना कि फटीग हो गए हो बहुत ज़्यादा. Correct. You don't feel like giving up. यार वो थॉट ज़रूर आता है कि यार why am I doing this, I should give it up, या छोड़ देते हैं. बट द sheer again I don't recall मैंने कभी भी किसी रेस को एक या दो बार ही गिव अप किया था, जब कभी बहुत बारिश हो रही थी, मैं साइकिल नहीं चला पा रहा था, समथिंग. बट द sheer joy that you get when you complete a work after facing a lot of odds is a phenomenal feeling. आपको इतना अच्छा लगता है कि आपने इन सारी मुश्किलों के बावजूद, जब टेरेन भी अगेंस्ट था, धूप भी निकली हुई थी, खाने को नहीं था, पसीना बह रहा था, फिर भी मैंने ये कंप्लीट किया. तो वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना, वो इतना बड़ा किक होता है इंसान के लिए, और वो इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देता है कि यार मैंने ये कर लिया, जब सब मुझे बोलते थे कि यार तू ये कर नहीं सकता. सो वो जो एक, जिसको आई डोंट नो केमिकली शायद एंडोर्फिन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, कुछ निकल के आता है, तो वो जो एक आपके अंदर जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना, दैट इज़ फिनोमिनल. उसका कोई तोड़ नहीं है. सो बस उसी सेंस ऑफ अचीवमेंट को दोबारा पाने के लिए आप बार बार अपने आप को पुश करते हो. आप बोलते हो नहीं यार, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव अप विद अ फीलिंग ऑफ समबडी हु वाज अ लूजर. आई हेट लूजिंग व्हाइल आई हैव लॉस्ट. मैंने अगर कोई एक रेस भाग रहा हूँ, एक टाइम से किसी के साथ compete कर रहा हूँ, that guy was a great runner, he went ahead, I tried my best, I let him, वो आगे निकल गया, उसने शायद अच्छी ट्रेनिंग की होगी, उसका शायद उसका फॉर्म मुझसे बेहतर था, but then you do not lose against you. हाँ, you don't want to lose against yourself. So वो एक बहुत important feeling होती है, और वो जो confidence आपको देता है ना, that gets trickled down into your office work also. कि अगर आपको कोई कठिन असाइनमेंट भी मिला है ना, आप बोलते हो नहीं यार ये तो मैं कर लूँगा, इसमें क्या कठिन है, ये तो मैं कर लूँगा. तो वो जो बाहर का एंड्योरेंस स्पोर्ट आपके अंदर जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है, वो लोग समझ नहीं सकते. लोग जनरली मजाक उड़ाते हैं कि यार तुझे क्या ज़रूरत है, अच्छी खासी नौकरी है, क्यों भाग रहा है, क्यों दौड़ रहा है, पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है. बट जो उससे जो मुझे हेल्प मिलती है मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, द वे
I approach difficult projects, the way I solve complex assignments, वो एक Yeah, thanks for बड़ी- bringing that up, and that's something I wanted to come and organically आप खुद ही उस बात पे आ गए. मुझे exact simile या analogy बताओ कि आप, क्योंकि आपने कहा कि आपको प्रोफेशनली इसमें हेल्प हुई. इसमें ना दो चीज़ें हैं. एक तो मेरे को ये जानना है कि जब आप ये कर रहे थे, क्या ऑफिस में या आपके प्रोफेशनल सर्कल में क्या लोग ऐसी धारणा आपके बारे में बना रहे थे, अरे यार इसको ना काम वाम से कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने में ही लगा हुआ है आयरन मैन बनने में, ये बाकी सब तो हो नहीं रहा है. नंबर वन, हाउ डू यू काउंटर दैट एंड इज दैट ट्रू? So that's first question. I'll ask the second later on. So jealousy at workplace is a very real thing and it's very true. और मुझे jealousy या जिसको कहते हैं पीठ के पीछे बात करना, अरे दुबे जी बोलते हैं, अरे दुबे जी तो अपने किताबें लिखने में मस्त हैं, इनको ऑफिस से काम, ही इज नॉट सीरियस अबाउट वर्क. ये तो लेखक हैं, ये तो लेखक हैं, ये तो काम ऐसी टाइम पास ही कर रहे हैं जी. और बॉसेस को पीछे जाके बैक बाइटिंग करना, और पीछे से वो ये नहीं देख रहे कि मैं सुबह 4-5 बजे से उठ रहा हूँ, बट उनको दूसरा पक्ष ज़्यादा दिख रहा है कि तुम यू नॉट अ ट्रू कॉर्पोरेट स्लेव, और रादर व्हाट दे थिंक अ ट्रू कॉर्पोरेट स्लेव शुड बी. तो जेलेसी तो वर्क प्लेस पे थी और ये बहुत बहुत ही ट्रू है. Initially, I was affected by it. Initially, about let's say 8 years back, 7 years back, I was affected by it, and it even reached to a point जब मैंने लोगों से छुपाना शुरू कर दिया कि मैं फेसबुक में फ़ोटो नहीं डालूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये जाके फिर बॉस को चुगली करेंगे कि ये तो सर दौड़ता रहता है सुबह सुबह और ये तो काम नहीं कर रहा है. आई वॉज ऑलवेज इन सेल्स, तो इसका सेल्स का नंबर इसलिए नहीं हो रहा है सर क्योंकि आधे टाइम तो ये बुक लिख रहा होता है. क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सारे टाइम नंबर्स होते होंगे. एग्जैक्टली. अच्छा बुरा कभी तो हर जगह कोई होता है. एक क्वार्टर अच्छा, एक क्वार्टर बुरा, ये तो नॉर्मल है ही है लाइफ में. तो ये जलन तो मुझे फेस करनी पड़ी. कीमत भी चुकानी पड़ी. कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ी प्रमोशन से, और वेयर अदर पर्सन, मतलब वेयर आई थॉट आई डिजर्व्ड, आई वाज़न्ट गिवन द राइट प्रमोशन एट दैट राइट पॉइंट ऑफ टाइम. तो कीमत तो बहुत चुकानी पड़ी. एंड दैट वाज समथिंग विच आई थॉट, वो तो यार जिस सोसाइटी में मैं हूँ, जो फेयर की हम पहले बात कर रहे थे, वो तो मुझे इन बार्गेन मिलेगा ही मिलेगा. एंड देन आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम आई काइंड ऑफ शट माई. आपको बुरा नहीं लगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगा. तो आपने सोचा नहीं कि ऐसे मैं क्या करूँ, मेरा तो लक्ष्य था, मैंने तो इंजीनियरिंग की MBA की है, मैं तो कॉर्पोरेट में मेरे को सक्सीड करना था, मैं अभी आयरन मैन की पीछे भाग गया और हाँ. अभी यहाँ पे तो मेरा करियर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. सो उसमें मैंने एक शायद दूसरी एक और गाड़ी खरीद लेता, एक और बंगला बना लेता. and I started change the way I used to look at my achievements. It was, to succeed in corporate life, you need to have a validation from a lot of other people. कि आप जब बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे तब आपको कोई एक प्रमोशन मिलेगा या आपको कहीं आगे जाने मिलेगा. बट इफ यू आर competing with yourself, you don't need any external validation. तो मेरी जो ऑफ फील्ड अचीवमेंट्स थी, आई स्टार्टेड enjoying them, cherishing them, and let go of whatever the noise was. और वो अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे. आज भी इफेक्ट करता है? हाँ, बोलते हैं, करते हैं आज भी. हो सकता है. तो आपको नहीं लगता कि अगर आप सुबह 6 बजे ऑफिस आते, रात के 10 बजे तक काम करते, हाँ, आप सारा टाइम कॉल्स पे अवेलेबल होते, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि आपको 2 प्रमोशन और मिल जाते, आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा मिल भी सकते थे. बट जो मुझे प्रमोशन ना मिल के, या जो मैंने नॉर्मल अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करके अपने हेल्थ के लिए जो इन्वेस्ट किया, और जो मेरी थॉट प्रोसेस, जो मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई, दैट आई फील इज मोर इम्पॉर्टेंट in the bargain that I got eventually. Aren't you distracted in your career in that case? No way. Is it not a distraction? It's not a distraction. It's not for some people it may be. And and to my advice to people would be, don't look it as a distraction. It will rather help you focus and be more resilient in your tough assignments than anybody else. So बिल्कुल भी नहीं है. वो लोगों को ऐसा, because हमारी सोसाइटी इन जनरल रेबिलियन को, या एनी पर्सन हु इज नॉट फिटिंग इन द नॉर्म, वो कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती है. तो वो टू बी एबल टू लिव विद दैट एंड टेक दैट विद अ सेंस ऑफ प्राइड, लाइक यार अब तो यही है, अब ऐसे ही रहेगा, मैं हूँ. गिव मी, इफ यू कैन, एज क्लोजली एज पॉसिबल, एग्जैक्ट कि ये ट्रेड यहाँ मैच हुआ, ये ट्रेड यहाँ मैच हुआ, इसने मेरे को ऐसे हेल्प किया, इसने मेरे को ऐसे हेल्प किया, इसकी वजह से मैंने एक बहुत बड़ी डील या बहुत बड़ा असाइनमेंट किया. करेक्ट. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल?
मल्टीपल ऑफ देम. जैसे मैंने रेजिलिएंट थिंकिंग की बात की कि व्हाट डज अ एंड्योरेंस स्पोर्ट गिव टू यू? इट गिव्स यू अ रेजिलिएंट माइंडसेट, राइट? नाउ एज अ सेल्स गाय, that's the first thing, because I've written book on sales. DNA of a champion salesperson is the name of my book. उस बुक में मैंने यही बोला है कि यार सेल्स एक प्रोसेस है. तो जब आपके पास ये क्वालिटी आ जाती है एंड्योरेंस की या आप रेजिलिएंट की, तो आपको अगर एक, या तो हम प्रोडक्ट मिला है बेचने के लिए, या तो वो प्रोडक्ट कठिन होगा, प्राइस ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मतलब पुश प्रोडक्ट है, पुल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, आप या तो वो बेच रहे हो, या आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट में बिक रहा होगा, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट जिसका नहीं है, एक जिसका सैचुरेटेड मार्केट है. दोनों टफ सिचुएशंस हैं. सो वहाँ पे जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी एक अच्छे सेल्स वाले में होती है, वो ये होती है कि हार नहीं मानना. और ये मत बोलना अरे यार ये तो हमारा प्राइस ही ख़राब है, अरे इसका तो मार्केट ही नहीं है. हर चीज़ का मार्केट होता है, हर चीज़ का प्राइस होता है. कोई भी कस्टमर वो प्राइस देने को तैयार है इफ़ यू आर एज अ ग्रेट सेल्स गाय, इफ़ यू आर एबल टू सेल दैट, आर्टिकुलेट द वैल्यू प्रपोजिशन, जिसको हम कहते हैं, तो उसको बेच सकता है कि नहीं माल, ये इंग्लिश में जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेट द वैल्यू प्रपोजिशन. तो वो तुम्हारे अंदर आना चाहिए. सो वो जनरली गिव अप कर देना, नंबर लूज कर देना कि नहीं यार ये तो सर माल ही नहीं बिकेगा, सर ये तो आपने मेरे को कस्टमर जो पैच दिया है ना यही ख़राब है, यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता. सो वो मैंने सोचना ही छोड़ दिया. And I have taken up projects. I have been product managers of companies who were launching new product. Dell was one such company where I joined as a product specialist for a product called Workstation, and Dell was starting that business. Dell had no clue how to, at that point of time 2013-14, कि इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल्स के अलावा कैसे बेच सकते हैं, चैनल्स को लेवरेज करके और वो सारा करके. सो इट वाज ऑन पेपर अ वेरी टफ असाइनमेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल अ कंपनी, योर प्रोडक्ट इन अ सेल कंपनी विच हैज नेवर बीन डन बिफोर, एंड देयर वाज चांसेस ऑफ यू गेटिंग फेल्ड, मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग फेल्ड देन बीइंग सक्सेसफुल. बट इफ यू लुक बैक हिस्ट्री, Dell Workstation business grew, and they became the market leaders. They became the market leaders. I was part of the Dell team when Dell became India market leaders. Yeah. सो आई फेल्ट वेरी प्राइड. तो वही एक समय था जब मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपने लाइफ में कर रहा था, और वो जो मेरी नेवर से डाई एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं ना, डेल, मैंने HCL इन्फोसिस्टम से नौकरी शुरू की, वहाँ पे एक बड़ा सा जुमला चलता था, नेवर से डाई एटीट्यूड. और मुझे समझ में ही नहीं आता था नेवर से डाई एटीट्यूड क्या होता है. हम तो हार ही जाते हैं, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता है, हम तो जी बिकते ही नहीं है, हमारा तो टेक्निकली इन्फीरियर प्रोडक्ट है, फलाना ढिकाना, हज़ार तरीके की नेगेटिव, कि कैसे ये मेरा काम नहीं हो सकता है. आपका माइंड आपको कन्विंस कर लेता था. अब निराशावादी हो जाते थे. अभी भी जो मैं जिन भी प्रोजेक्ट्स में मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ वो बिल्कुल अलग है. मैं कुछ और कर रहा होता हूँ, मैं फिर कुछ और रोल कर लेता हूँ, कभी मैं अलायंस रोल कर रहा होता हूँ, कभी मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन जाता हूँ. एंड पीपल आर लाइक यार तन्मय ये कैसे कर रहे हो? आई सेड आई कैन डू दिस. मेरी बुक्स में भी यही है. मेरे को अगर आप स्लॉट करना चाहोगे एज ए राइटर, आप स्लॉट नहीं कर पाओगे. वो अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है. लोग बोलते हैं मैं तेरे को रोमांटिक ऑथर मानूँ, मैं तुझे थ्रिलर राइटर मानूँ, मैं तुझे सेल्फ हेल्प वाला मानूँ, मैं क्या मानूँ? मैं आई इन्जॉय टेकिंग, क्योंकि मुझे लगता है नई चीज़ है, ये करना चाहिए, ये कठिन है, और वहाँ मेरा वो एंड्योरेंस जो बैकग्राउंड है वो आ जाता है, और मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, तो वो हो जाता है. तो एंड्योरेंस के अलावा, क्योंकि इसमें ना एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी. आपने बोला कि लगे रहते हो, बट ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे इट इज़ अ राइट डिसीजन टू कॉल ऑफ अ बिजनेस. देखो, दीवार पे अगर सिर मारोगे तो सिर फूटेगा. करेक्ट. वो थिन लाइन कैसे आइडेंटिफाई होती है कि यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे एंड्योरेंस दिखानी है? सो एंड्योरेंस और स्पोर्ट्स कैसे हेल्प करता है वो आइडेंटिफाई? एंड्योरेंस डजंट मीन कि आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है. आपको हार नहीं माननी है, राइट? सो अगर एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टेरिटरी में नहीं बिक रहा है, so then you change the territory, you change the strategy, because it is quite possible कि genuinely हो सकता है उस टेरिटरी में पोटेंशियल नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी हो, पॉइंट नहीं हो, आप दूसरी टेरिटरी ले लो, आप उसकी मैसेजिंग चेंज कर दो, आप you go back and give this feedback to others and you change the course. That does not mean that you give up नहीं करना है. So it's like changing your sport shoes maybe, or the cycle maybe, or the cycle maybe. और अगर आपको लेट्स से मैं इंजरी से लेता हूँ, जैसे हम अगर दौड़ रहे हैं या कोई 30-25 किलोमीटर पहुंचने के बाद में मुझे यहाँ पे दर्द हो गया, अब चॉइस मेरी कि मैं छोड़ दूँ कि नहीं जी दर्द हो गया है, या मैं अपने आप को मैनेज करूँ और वो दर्द को सहते हुए उसको हावी नहीं होते हुए अपना लक्ष्य को ख़त्म करूँ. ये भी चॉइस मेरे ऊपर है. मैंने एक अपनी किताब है जस्ट 6 इवनिंग्स, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट द एबिलिटी दैट यू हैव इन लाइफ दैट मेक्स यू, इट इज़ द चॉइसेस दैट यू टेक इन लाइफ फाइनली मेक्स यू.
तो वो चॉइस हमारे पास होती कि मैं रेस छोड़ दूं. ये मैं नेक्स्ट टाइम पे कहीं कोट करूंगा तो आई एम नॉट गोना पे रॉयल्टी फॉर दिस. एब्सोल्युटली. सो यहीं पे डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ. जी हाँ, बिल्कुल. बट इसमें मेरे को एक बात बताओ, यू स्पोक अबाउट इंजरीज एंड आई वांट टू नाउ गो बैक स्लाइटली अगेन टू द आयरन मैन टाइम. इनमें से जो तीनों में से इंजरी सबसे ज्यादा पेनफुल है, सबसे ज्यादा होने की चांसेस कहाँ होती है? स्विमिंग, साइकिलिंग या रनिंग? देखो, प्रैक्टिस करते वक्त रनिंग में इंजरी होने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पैक्टफुल गेम यू आर डूइंग. आपका पूरा बॉडी वेट बैम 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 बैम, यू आर हिटिंग योर बॉडी. और दूसरा फ्लिप साइड है साइकिल में, बिकॉज हम दिल्ली एनसीआर में थे, उसमें इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गिरी जाओगे, कोई पीछे से उड़ा देगा. तो आपको बाहर आउटडोर प्रैक्टिस करनी पड़नी. हम लोग इंडोर भी करते हैं बट बाहर जाना ही जाना पड़ेगा. सो आई वुड से स्विमिंग इज द सेफेस्ट. जो बिल्कुल ही स्विमिंग की भी इंजरीज होती हैं, बट स्पोर्ट वाले दिन स्विमिंग सबसे यार ये जो ट्रायथलॉन गेम है ना, ये इतना अनकंसिस्टेंट है कि आप जिस दिन जाओ उस दिन हो सकता है बारिश हो जाए, समुद्र बहुत ज़्यादा उफान हो जाए, आप तैर ही नहीं पाओ. तो कभी कोई मछली का अटैक हुआ है? लकीली टचवुड आज तक कोई मछली का अटैक नहीं हुआ. अभी मेरे कुछ दोस्त थे, उनके साथ उनको जेली फिश ने काट लिया. ही कुडंट फिनिश द रेस, अनलकी फॉर हिम. इट्स पेनफुल. इट्स वेरी पेनफुल. जेली उसको बेहोश हो गया, वो समुद्र में बेहोश हो गया, तो उसको एक्चुअली पकड़ना पड़ा लोगों की डूब ना जाए. तो सो दैट वाज द थिंग. सो दिखने में सुंदर लगती है पर काटती बुरा है. हाँ बहुत. तो जेलीफिश की बात हो रही है. जेलीफिश की बात हो रही है. सो ये कहानी है. सो इसलिए जैसे क्रिकेट में भी है, दैट डे मैटर्स. आपने पूरा टूर्नामेंट कितना अच्छा खेला हो डजेंट मैटर, फाइनल में आपको खेलना बहुत ज़रूरी है. तो वो जो फाइनल डे होता है ना, वो इतना आपने जितनी भी अच्छी ट्रेनिंग करके गए हो, आपने बोला कि यार दिस इज द बेस्ट आई कुड हैव डन इन लास्ट 6 months. आपने पूछा था कितने समय लगता है, तो रफली 6 से 8 महीने आपको अपने आप को देने पड़ते हैं टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए. और वो 6-8 महीने में बहुत ही क्या बोलना चाहिए, टाइम टेबल फॉलो करके आपको काम करना पड़ता है. बट सो दैट डे मैटर्स. वो इतना अनप्रडिक्टेबल गेम है, क्योंकि आप साइकिल चला रहे हो, पंचर हो गया, गिर गए, साइकिल ख़राब हो गई, हवा निकल गई, तो पंचर फिर खुद ही करते हो? वो हाँ, हमें खुद ही करना होता है. एज ए एथलीट वी आर अलाउड टू कैरी 1 ट्यूब एक्स्ट्रा, 1 पंप एक्स्ट्रा. तो मतलब आपके पास AI सेफ जॉब्स की क्वालिफिकेशन है? बिल्कुल है. तो दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. तो दैट्स द थिंग. लाइफ इज फुल ऑफ अनकंसिस्टेंसी. वही तो मज़ा है कि यार एक आप ऐसा स्पोर्ट कर रहे हो जो इतना इनकंसिस्टेंट. आई एम श्योर हर स्पोर्ट ही होता है, बट ये इसीलिए मुझे आई गॉट सक्ड इनटू ट्रायथलॉन वाज कि यार रनिंग से मैं ट्रायथलॉन पे इसलिए है कि 3 अलग अलग स्पोर्ट थे. तो मुझे बड़ी मज़ा आया. मैं कहा तो अच्छा है यार, 3 अलग अलग चीज़ें हैं, एक से तो बोर ही हो जाते हैं हम. सो तन्मय, एक चीज़ मैं रेफर करना चाहूँगा एंड आई एम गोइंग टू रीड दैट. आपने 7 किताबें लिखी. DNA ऑफ अ चैंपियन सेल्स पर्सन, सेल्स शास्त्र, द रेड लाइन, द एमिगोस, रंगीला रे, जस्ट 6 इवनिंग्स, हाउ टू राइट अ बुक इन 1 month एंड 1 lakh फ्रॉम इट. यस. और भी कुछ लिख रहे हो? अभी मैं रेड लाइन का पार्ट 2 लिख रहा हूँ. इट्स कॉल्ड द क्वांटम ऑफ डेथ. लिखा हो गया है, इट्स इन द पब्लिशिंग प्रोसेस. दैट विल बी माय 8th बुक. तो देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ अपनी बुक्स के बारे में बताने का और हाँ. एडवर्टाइज करने का, और वो माध्यम है ये पॉडकास्ट. जी है. सो आप अपनी 7 बुक्स के बारे में हाँ. टेल अस व्हाट दे आर अबाउट, बिकॉज इनमें से कुछ में तो मेरी ही दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है हाँ. पढ़ने की, और कुछ चीज़ मैं समझना चाहूँगा. इफ़ यू कैन गिव अ ब्रीफ कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट दीज बुक्स आर, व्हाट मोटिवेटेड यू, एंड द टफेस्ट पार्ट. ऐसा कंटेंट मैं आप ही से क्यों पढ़ूँ? हाँ, गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद DNA ऑफ अ चैंपियन सेल्स पर्सन. हाँ, सो DNA ऑफ अ चैंपियन सेल्स पर्सन और सेल्स शास्त्र, ये 2 किताबें हैं सेल्स के ऊपर. और वो मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मैं इनहेरेंटली सेल्स पर्सन हूँ. और लोग मुझसे पूछते हैं तुम सेल्स क्यों आए. मैंने कहा यार मैंने सेल्स नहीं चूज़ की, सेल्स ने मुझे चूज़ किया. मैं आई विल ऑलवेज से दिस, आई वाज स्टडीइंग फॉर इंजीनियरिंग बट सेल्स हैपेंड टू मी. तो वो क्योंकि मैंने 20-22 साल से सेल्स जिया है, आई एंजॉय डूइंग सेल्स. लोग बोलते हैं यार क्या सेलू हो ना, बड़े डिरोगेटरी वर्ड में बोलते हैं. मैं मोटिवेशन पे अब आ रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो आपको बड़ा डिरोगेटरी सेंस में बोलते हैं कि यार अरे सेलू, अरे सेल्समैन टाई लगा के घूम रहा है. सो मुझे इस जो ये डिरोगेटरी लोग बोलते थे ना, मुझे बड़ा कष्ट होता था कि यार नौकरी है यार, हम भी अगर सेल्स नहीं हो. और मेरा एक पॉइंट था कि अगर सेल्स नहीं हो, आप कोई भी इज़्ज़तदार क्या बोलते हैं पेशा ले लीजिए, साइंटिस्ट, डॉक्टर, लॉयर, वो कहीं ना कहीं सेल्स ही कर रहा है. मेरी सर्विसेज लो, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल हूँ, मैं बहुत अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट हूँ, ये क्या है, सेल्स ही तो है ना यार. तो मैंने कहा फिर आप लोग सेल्स को इतनी तिजारत, मतलब इतनी गंदी नज़रों से क्यों देखते हो साहब. तो वो भ्रम तोड़ने के लिए मैंने किताब लिखी DNA ऑफ अ चैंपियन सेल्स पर्सन. उसका हिंदी अनुवाद भी किया सेल्स शास्त्र के नाम से, कि साहब मैंने सेल्स जिया है और सेल्स साइंस है.
और जिसे सीखा जा सकता है। ये प्रोसेस है, और आप अगर आप ये स्टेप्स अप्लाई करोगे तो आपको सेल्स में निश्चित सफलता मिलेगी और आप चैंपियन सेल्स पर्सन बन जाओगे। तो ये हमारी ये आपकी 2 किताबें, एक हिंदी में और इंग्लिश में। हाँ, और फिर इसके बाद में जो 3 और इसमें आपने अपनी लर्निंग्स फ्रॉम आयरन मैन से भी कोरिलेशन किया? अभी नहीं किया है, वो शायद मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उस समय तक मैंने आयरन मैन किया नहीं था। अच्छा, तब तक मैं सिर्फ दौड़ता था। सिर्फ तो ओके। फिर जो बाकी की 3 किताब हैं जो कि कमर्शियल, सो कंटेम्प्रेरी फिक्शन कहते हैं हम, द एमिगोस, जस्ट 6 इवनिंग्स और रंगीला रे। ये तीनों शॉर्ट, जिसको कंटेम्प्रेरी फिक्शन जैसे मैंने कहा, एमिगोस में मैंने स्टार्टअप कल्चर को बहुत, उस समय स्टार्टअप आ रहा था तो मैंने कहा था यार आप अपना पैशन फॉलो करो यार, स्टार्टअप करो, जो दुनिया बोलती है वैसे उस पर मत जाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। जस्ट 6 इवनिंग्स वाज अबाउट कॉर्पोरेट करप्शन, कि कैसे एक हम लोगों को, बच्चों को बोलते हैं कि यार आप बड़े हो और आप एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करो, बट जितना करप्शन शायद बाहर है उतना ही अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। तो वो उसने मुझे द्रवित कर दिया उस थॉट ने। तो वो मैंने एक कॉर्पोरेट लव स्टोरी बिल्ट अराउंड कॉर्पोरेट करप्शन के आसपास मैंने वो कहानी लिखी, विच गॉट पिक्ड अप बाय रूपा पब्लिकेशन। दैट वाज माय फर्स्ट बुक, रूपा पब्लिकेशंस, जो the just 6 evenings. The 6 evenings, okay. और रूपा पब्लिकेशंस is one of the top publishers in India, and Prakash Jha gave his name to this book, and so प्रकाश झा जो फिल्म मेकर हैं, हाँ जी। तो वो थी तीसरी रंगीला रे, अगेन इज अ थ्रिलर। इन माय हार्ट आई एंजॉय राइटिंग थ्रिलर बुक्स, मर्डर मिस्ट्री एंड एस्पियोनाज। यहाँ पे आती है जिक्र 2 किताबों का, रेड लाइन 1 एंड रेड लाइन 2। मर्डर मिस्ट्री वाली आपने बताई, एमिगोस, रंगीला रे। और ये किसी घटित घटना से प्रभावित? मेरी सारी किताबें सत्य घटनाओं पे से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा फिक्शन वर्ल्ड में नहीं लिख पाता हूँ कि एक रोबोकॉप था और ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। मेरी जो कहानियाँ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की, हमारे जो समाज में लोग दिख रहे हैं उनकी ही कहानियाँ होती हैं। तो उन्हीं सारी जो इंस्पायर्ड लाइफ है, कभी हो सकता है मानव से इंस्पायर होकर हम कोई कैरेक्टर लिख दें, तो आई विल श्योरली साइन इट। तो कमिंग बैक टू माई 2 बुक्स विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, द रेड लाइन, जिसके ऊपर अभी फिल्म भी बन रही है, और वो एक इंटरनेशनल एस्पियोनाज मर्डर मिस्ट्री है, और इसी का पार्ट 2 अब मैंने लिखा है, इसको मैंने क्वांटम ऑफ डेथ बोला है, रेड लाइन 2। तो ये है साहब हमारी 8 किताबें हैं। ये सारा अमेजोन पे, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ यू कैन अमेजोन मी, तो आप अमेजोन, so you have a full 360 day relationship with Amazon, with absolutely। तो ये हमारी किताबों का था। अभी 1-2 किताब और मन में है। आई थिंक आयरन मैन के एंड अराउंड लर्निंग्स के अराउंड में डेफिनेटली लिखूंगा। मे बी दिस इज फिनिश्ड, रेड लाइन खत्म हो गई, तो यही एक सब्जेक्ट है जो मैं उठाऊंगा। तो झा साहब ने आपकी किताब को लॉन्च किया, उन्होंने जिसको हम ब्लर्ब कहते हैं वो ब्लर्ब दिया, अपना नाम किया, आई एंजॉयड रीडिंग दिस बुक प्रकाश झा, उसका रेफरेंस करके। हाँ, तो कभी उन्होंने या किसी ने आपको ये नहीं बोला कि चलो इसमें मूवी बना लेते? मूवी बनाने की बातें हुई थी, बट जब वो किताब लॉन्च हुई और जब वो थोड़ा सक्सेस में आई, तब तक रोम कॉम वाला जो एक मार्केट था वो धीरे धीरे डाई डाउन होने लगा, और वो थोड़ा विस्तार में समझाएंगे रोम कॉम का मार्केट क्या होता है? यार रोम कॉम जैसे हम तुम, ठीक है, और दुल्हन हम ले जाएंगे, या जो इस तरह की जो फिल्में होती थी, विच इज लाइक रोमांटिक कॉमेडी। रोम कॉम मतलब रोमांटिक कॉमेडी। तो वो इंस्पायर्ड भी थी रोमांटिक कॉमेडी वर्ल्ड से, वो 2000 अर्ली 2000s में लिखी हुई किताब थी। तो उस समय जब तक 2014 में रिलीज़ हुई, 16-17 तक आते आते वो मार्केट काफ़ी चेंज हो गया। सो नाउ आई हैव पिच्ड इट टू कपल ऑफ फिल्म मेकर्स कि यार अब सब लोग थोड़ा डार्क देख देख के शायद बोर हो गए हों, तो शायद अब लोगों को रोम कॉम पसंद आए। So book is good. I've got great reviews about it. It almost became very close to becoming a bestseller, and that book. What is the definition of a bestseller? यार bestseller एक limited time में सबसे ज़्यादा number of books बिकना को हम bestseller कहते हैं। But उसका कोई benchmark होता है? एक average 4000-5000 copies. Okay. आपको अगर आप टच कर जाते हो। मैंने कोई लिखी नहीं और ना ही मेरी कोई ऐसे कोई एम्बिशन है, इसलिए मेरे को इस बारे में नहीं पता। हाँ। मैं जनरली आपसे पूछ रहा था ये इस बारे में, बट आई एम श्योर द बुक्स वुड बी गुड। आई हैव नॉट रेड देम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड श्योरली वांट टू रीड देम। एब्सोल्युटली। अब वो थ्रिलर में ज़्यादा मजा आता है, रोम कॉम में या सेल्स चैंपियन वाले में, वो तो आई विल शेयर माय फीडबैक, बट आई लुक फॉरवर्ड टू रीड देम। सो एनी ऑफ दीज बुक्स दैट वाज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी ऑन द ट्रायथलॉन एंड साइड? I am yet to write that book, frankly speaking, जो triathlon से inspired हो, because that's a very I also wanted to be matured as a triathlete, to be able to write something meaningful which will be
which will be read, which 3 तो कर लिया, अभी चौथे के बाद मैच्योर हो रहे हो, कितने के बाद मैच्योर हो रहे यार? maybe. So I was also contemplating कि एक और कर लूँ उसके बाद लिखूँ या अभी से लिखना शुरू कर दूँ. So अभी वो क्लियर नहीं है. बट एक बड़ी दिलचस्प किताब, एक बार ही तो मान लिया गलती से हो गया ट्रायथलॉन, तो ठीक है, और कितनी मैच्योरिटी चाहिए अभी? तो बल्कि एक बड़ी दिलचस्प किताब है जो मैंने लिखी थी. मैं बीच में आई एम ऑल्सो बुक राइटिंग कोच, तो मैं लोगों को किताबें लिखना सिखाता हूँ. तो एक किताब मैंने लिखी थी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ना मतलब ये जानना मेरे को कि कैसे लिखते हो विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी. देखो चैट जीपीटी कैन क्रिएट अ कंटेंट फॉर यू, बट इट कैन नॉट create an empathetic content, right? It will not be able to create a relatable content. तो वो लिख देगा, अंग्रेजी वो लिख देगा, अंग्रेजी में कोई शक नहीं है, आप 4 लाइन दोगे वो बढ़िया लिख देगा, बट उसमें क्या भाव है, उसमें क्या इमोशन है, क्या वो वाकई रीडर से कनेक्ट कर पा रहा है, क्या वो वाकई तुम्हारी आवाज़ है. क्योंकि आप जब लिखते हो कहीं ना कहीं ये कलाकार भूखा होता है अपनी आवाज़ को, अपनी कला को बाहर दुनिया को दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं मन में चाहत होगी थी लोग उसको अप्रिशिएट करें. ये नहीं है कि यार मैंने पेंटिंग बनानी तो कुछ भी पेंटिंग बना दो. बट मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा चैलेंजिंग नहीं लग रहा आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से? बिकॉज आपने बहुत अच्छी बात की, हाँ. आप अपने भाव देना चाहते हो, लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट मुझे नहीं पता कि आपके अंदर के भाव कितने हैं. हाँ, राइट नाउ जितनी शिद्दत से आपने वो लिखी होगी ना, उतने इन्वॉल्वमेंट में के साथ शायद मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूँ, या हो सकता पढ़ रहा हूँ. सो as a writer, is the technology not killing creativity and the power of thinking? It is not killing. Technology is complementing creative writing. I'll tell you why. Writers was always dependent on external help, which used to come in the form of editors. Now those editors were human intelligence. मैंने किताब लिखी, आप एडिटर हो, आप पब्लिशिंग हाउस के एडिटर हो सकते हो, आप एडिट करोगे यार ये सही नहीं है, ये गलत है, व्हाटएवर जो आपकी, और मुझे और आपको एक तारतम्य में बैठाना पड़ेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा. बेसिकली आप उसकी व्याकरण ठीक करोगे, आप उसकी ग्रामेटिक ठीक करोगे, और एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू फिक्स इट्स ग्रामर, देन इट्स ओके, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट टेक्नोलॉजी में तो ये भी कैपेबिलिटी कि वो पूरा उसका कंटेक्स्ट या उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग ही बदल दे. वो आपके ऊपर है कि आप उसको अपना नाम देना चाह रहे हो कि नहीं देना चाह रहे हो. हाउ हैप्पी जब आप एडिटर के पास भी, जब आप एडिटर के पास भी जाते हो, एडिटर के पास भी पूरी फ्रीडम होती है कि वो आपकी लाइनों को बिल्कुल चेंज कर दे और बोले कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होगा, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, और ये फाइनल प्रूफ है, पसंद है तो ठीक छापूंगा, नहीं तो वापस चले जाओ. मैं जब पब्लिशर के पास जाता हूँ, आई एम ऑलवेज इन डबल माइंड, बिकॉज दिस गाय विल ऑलवेज कम बैक टू मी एंड से यार तन्मय ये तो जब मैं 6 इवनिंग्स लिख के गया था उनके पास में 85,000 वर्ड्स की बुक थी. रूपा पब्लिकेशन सेट तन्मय इज अ गुड बुक बट इसको कम करके लाओ, 60,000 वर्ड्स में लाओ, तो मैं किसको 200 पन्ने की वर्ड बनाऊँ? इतनी बड़ी किताब इस सब्जेक्ट पे तो नहीं चलेगी यार, मेरे लिए बहुत टफ हो गया कि मैं इतना किसको काटूँ कैसे. तो सो दैट वाज द थिंग कि वो फ्रीडम पहले भी एडिटर के पास थी, जो ह्यूमन एडिटर होता था. आज वो एडिटर आपका चैट जीपीटी है. आप अपना कंटेंट लिखो, लिखना आपको पड़ेगा. आप अगर सिर्फ बोलोगे राइट ऐसे ऑन हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट ब्लॉग पोस्ट, वो लिख दे, और फिर वो आप बोलो कि यार ये मैंने लिखा है, ये तो पहले भी पॉसिबल था, पहले भी घोस्ट राइटर होते थे. आप किसी को हायर कर लो, घोस्ट राइटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, अपना नाम लिख के दे दो. तो ये तो पर्सनल क्या बोलना चाहिए, इंटीग्रिटी की बात हो गई. तो टेक्नोलॉजी दूसरे फॉर्म में तब भी एग्जिस्ट करती थी, आज के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है. द गुड पार्ट इज इट इज रेडी सेविंग योर टाइम. यू डोंट हैव टू गो एंड टॉक टू अ पर्सन एंड से कि भैया मेरी किताब एडिट कर दो, और वो आपको 6 महीने 3 महीने किताब एडिट कर रहा है. आज उस टेक्नोलॉजी टूल को डालो, वो आपकी सारी ग्रामर इज ऑफ बट ये सब सुधार देगा. अब यहाँ पे भी अगेन बड़ी मज़ेदार बात होती है कि हम हैं हिंदुस्तानी लोग, सोचते हिंदी में, लिखते इंग्लिश में, इसीलिए परेशानी होती है. हिंदी में क्यों नहीं लिखते हो साहब? क्योंकि हिंदी में पब्लिशर बोलता है साहब आपकी किताब नहीं बिकेगी. जबकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं अपनी सारी किताबों को हिंदी में लिखूं, और एक दिन मैं ज़रूर करूंगा उसको. आपके पॉडकास्ट पे ये प्रण ले रहा हूँ, समय जब भी मिलेगा, बट अभी समय नहीं है. सो अगेन इट्स अ लॉन्गर डिस्कशन कि यार वाई वी आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्ट, अंग्रेजी से हम इतना ज़्यादा क्यों प्रभावित रहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा को क्यों पीछे छोड़ दिया. तो और ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ग्रामर सुधारने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साहब आपकी वो मातृभाषा ही नहीं है. तो आप या तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, किसी एडिटर, किसी गोस्ट राइटर, किसी के पास जाओगे कि सर जरा देख लो मैंने क्या लिखा है, चेक कर लो, अनलेस यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी लिटरेचर बैकग्राउंड. अब वहाँ पे भी मैं हमेशा कहता हूँ एज ए बुक राइटिंग कोच कि यार आप अपने कृति की, अपने क्रिएशन की कभी भी खुद एडिट नहीं कर सकते.
आपको एडिटर दूसरा रखना ही पड़ेगा, और वही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब तक वो दूसरा आदमी आपके काम को चेक नहीं करेगा, आप you are so much in love with your work that you don't have the capacity to edit it, to cut it and to look at it judgmentally. बोलो यार अच्छा तो लिखा है यार, क्यों काटूं? वो एडिटर बोलेगा नहीं यार बॉस ये जम नहीं रहा, इसको काट दो, चाहे वो शूट में हो चाहे वो लिखित में हो। सो वही काम आज टेक्नोलॉजी कर रही है। तो यार एक बार बताओ, दौड़ते हो, स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, बुक लिखते हो, बुक कोच भी करते हो, और क्या करते हो या क्या करना चाहते हो? यार एक नौकरी तो गिवन है, वो तो सब कर रहे हैं, मतलब वो तो सभी कर रहे हैं। एक यार एक तमन्ना है विच अगेन ऊपर वाला शायद मान जाए, एक बड़ी भारी तमन्ना है कि एक दिन फिल्म जरूर डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करनी है, एक्ट करनी है? एक्ट नहीं कर सकता, आई एम स्टोरी टेलर, एक्टिंग नहीं। हाँ आई लव टू टेल स्टोरीज। एक्टर की जरूरत होगी तो बताना। हाँ बिल्कुल। सो वो एक है, बट करेंगे, उसको भी करेंगे, वो उसका भी समय आएगा। दिल में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग है कि एक ना एक दिन फिल्म जरूर बनाएंगे। कैसी टाइप की फिल्म बनाओगे? अगेन डिपेंड्स, मतलब बहुत टाइप की बन रही है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, हार्ट इन हार्ट तो मैं एक्शन लवर हूँ। मुझे हार्ड गोर एक्शन बहुत मजा आता है। टॉम क्रूज जी ने तो ईथन हंट का रोल खत्म कर दिया। तो अगर ऐसा कोई प्लान है तो बता दो, तैयारी करना शुरू कर। बिल्कुल, बट जैसे आप एक्शन फिल्म के पास जाते हो ना, आपको बजट बहुत बढ़ जाता है। आप इसीलिए अगेन अगर बजट अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा, क्योंकि एक्शन फिल्म को शूट करना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। एक छोटी लव स्टोरी बनाना नॉर्मल, थोड़ी एक्शन बनाना, थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए उसके लिए। आपको फिल्म मेकिंग एज ए क्राफ्ट और अच्छे से समझ। तो तन्मय, बिफोर वी रैप अप, यू नो, आई हैव जस्ट कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। इतना सब किया है और अभी और भी कुछ करना है। बर्नआउट नहीं होता? बिकॉज दैट्स अ वेरी कॉमन वर्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बर्नआउट हो गया, स्ट्रेस्ड हूँ, मतलब इनफैक्ट इवन द जेन ज़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है and so on। तो आपने तो फिजिकल बर्नआउट एक्सट्रीम लेवल में देखा होगा। हाँ, हाउ डू यू हैंडल बर्नआउट इफ देयर इज अ बर्नआउट? यार मुझे ना बचपन में 2 गाने बड़े फेमस अच्छे लगते थे, उसकी लाइनें बताऊंगा। एक था कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो वो लाइन मुझे हमेशा से मोटिवेट करती थी। यार पॉडकास्ट है, शायरी नहीं हो रही। और दूसरा जो फिल्मी गाना था कि एक शाहरुख खान साहब का यस बॉस का गाना है कि चांद तारे तोड़ लाऊं और बस इतना सा ख्वाब है। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में हमेशा से वो मोटिवेशन था। बर्नआउट की फीलिंग ज़रूर आती है, और उसको मैं काउंटर करने के लिए ना आई ट्राई टू स्टे इन प्रेजेंट। तो मैं सांस पे ध्यान देने लग जाता हूँ। आई बिकॉज योर माइंड, टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, टाइम होता ही नहीं है। टाइम हमारा माइंड क्रिएट करता है। 2 घंटे हैं, 5 घंटे हैं। घड़ी का आविष्कार इंसान ने इस दुनिया का सेंस बनाने के लिए किया था, ताकि हम और आप एक तरीके से काम कर सकें। अदरवाइज टाइम जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। हमारा माइंड ही टाइम क्रिएट करता है। और जैसे ही हम टाइम क्रिएट करना से मेरा तात्पर्य है कि हम उसमें यार इतने बजे ये काम हो जाना चाहिए, इतने समय मेरी शादी हो जानी चाहिए, इतने बजे मेरा बच्चा हो जाना चाहिए, इतना तो मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए। यू स्टार्ट क्रिएटिंग those artificial boundaries or I would say external validation points, and that's where you start getting stressed. So मैं फिर वो अब बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ। Again that has come from my purely ये contradictory हो गया। मैं बता रहा हूँ, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं so let me क्योंकि आपने बोला कि ये, या फिर समझ में नहीं आया हमें। तो आयरन मैन तो आप टाइम बाउंड में करते हो। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। So you आयरन मैन में भी अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ, अरे यार मैं खत्म कर पाऊंगी नहीं, हाँ, अगर मैंने उसमें घुस गया, सो आई स्टे इन प्रेजेंट। सांस ले हाथ मार। सो आई इन माई नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, इवन इफ आई एम गेटिंग लेट, आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ब्रीदिंग। कोई बात नहीं, रिलैक्स, चिल। बर्नआउट है, हो रहा है, थक रहा हूँ, आयरन मैन वाले में वो जा रहा हूँ, थक रहा हूँ, सांस टूट रही है, कोई बात नहीं, पैर काफ मसल्स जल रहे हैं, पहाड़ी नहीं चली जा रही है, होगा कि नहीं होगा, मैं उसमें आ जाऊंगा तो मैं लगी जाऊंगा। बीच में खाना खा लेते हो? हाँ, ऑब्वियसली खाना पड़ता है, वो एनर्जी जेल्स, एनर्जी बार्स एंड ऑल दैट। सो वो चल ही रहा है। सो योर जॉब इन योर लाइफ इज टू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली पुटिंग एफर्ट। सो दिन का ये जो लाइफ का जो स्ट्रेस होता है, इसमें कौन से एनर्जी बार्स होते हैं? यार आई वुड जनरली गो एंड टेक अ डीप ब्रीथ। अगर कोई मीटिंग अच्छी नहीं गई या कोई डील करने गए वो नहीं निकला, कोई बात नहीं, बुरा लगता है, बॉस डांटेगा कि ऑर्डर क्यों नहीं लेके आया, या ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ है, नहीं है ऐसा, आप सुन लेंगे गाली, वो अपनी जगह परेशान होगा, उसके अलग प्रेशर होंगे,
मेरे अलग प्रेशर है, कस्टमर के अलग प्रेशर थे, बेचारे के पास पैसे नहीं थे मेरे को माल खरीदने के लिए. सो इट कैन बी एनीथिंग. सो आई ब्रेक इट डाउन. मैं उसको कभी भी ना किसी उससे आगे टाइम बाउंड रिजल्ट से कंपेयर नहीं करता हूँ, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल दूसरी भाषा में अगर बोलें कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो. सो आई डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप ऑफ कि यार इससे क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एंड ऑल दैट. And that's how I manage this whole burnout thing. You enjoy the journey. You don't enjoy the journey. और वैसे भी अगर आप देखोगे result. ना, जर्नी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है यार. अर्थ कोई जर्नी करना है, अर्थ तो गोली घूम रहा है ना, कहाँ जा रहा है, उसका कोई पर्पस है? कोई पर्पस नहीं है. You are here just because we are here. So if you don't enjoy the process of being here, तो फिर गेम ही नहीं है, फिर तो ये तो सब so just enjoy. So my last question for you. ये सब तो बातें हो गई, हमने ये सब किया भी, बट सबसे मुश्किल ये सब जो चीज़ें करने में, एंड आई वांट यू टू सजेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए टाइम तो होता नहीं है. सबसे सिंपल है, मेरे पास टाइम नहीं है. हाउ डू वी डू दैट? See, you should have, or rather I would say you should learn the ability to say no. हम लोग अमूमन तौर पे ना गलती ये करते हैं कि हम गलत चीज़ों के लिए ना बोल देते हैं. आपको ना बोलना आना चाहिए. हम ना बोल देते हैं कि यार हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, दूसरे पॉजिटिव काम करने के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब चीज़ों को हाँ बोल देते हैं. सो वो प्रायोरिटाइज करना, और प्रायोरिटाइज करने की मैं किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करूँ. सो मैं एक बहुत ही सिंपल फंडा मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि से येस टू दैट एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द डॉलर. यानी डॉलर से तात्पर्य है कि जो आपका लक्ष्य है वो एक्टिविटी आप पहले कर लो, और जिसमें या नॉर्मल भाषा में अगर कोई सुन रहा होगा, जिस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा आग लगी है वो सबसे पहले कर लो. दिन में 1 या 2 जगह ही होगा जहाँ बहुत आग लगी. और सिंप्लीफाई कर देते हैं, परीक्षा के जो आखिरी क्वेश्चन है 5 मार्क वाले जो आते थे वो सबसे पहले कर लो, 30 मार्क तो पक्के हो जाएंगे पास होने. एग्जैक्टली. तो जिन 2, 3, 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा आग लगी हो उनमें हाँ कर दो. जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है ना कर दो, कि हाँ भाई अगर मैं नहीं भी रहूँगा, बी हैप्पी विद दैट फैक्ट, क्या मेरे बिना ये डिसीजन हो गया, हो जान दो, ठीक किया होगा. हर चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है यार, वो भी समझदार लोग हैं, वो भी कर ही रहे होंगे. सो एंड ये सारी चीज़ आती हैं अगेन एंड्योरेंस से, कि ठीक है यार थोड़ा दर्द हो रहा है, कोई नहीं दौड़ लेते हैं, आज सुबह उठ के मन नहीं हो रहा, कल रात को लेट हो गया था, बट आज तो करनी है एक्सरसाइज, चलते हैं, दर्द तो होता ही है. सो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, वो धीरे धीरे इनकलकेट हो गई मेरे अंदर, एंड्योरेंस वाली चीज़. नहीं तो मैं इन सब चीज़ों से मैं भी बहुत व्यथित हो जाता था कि यार ये क्या बकवास हो रहा है, सुन क्यों नहीं रहे लोग, समझ क्यों नहीं रहे हैं, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन. तो वो फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है, सो लर्न द एबिलिटी टू से नो, प्रायोरिटाइज. एंड जो एक बहुत ही कॉमन मैं बोलता हूँ कि अपना ऑफिस का काम घर लेके कभी मत जाओ. मैं वो गलती करता ही नहीं. ऐसा कोई कंपनी नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि मैं इस कंपनी में बैठा हूँ इसलिए कंपनी चल रही है. आपके होने या ना होने से किसी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दुनिया चल रही है, दुनिया चलती रहेगी. आप अपना जो बेस्ट है वो आप अपना करो, और अपने लिए जो बेस्ट है वो ले सकते हो वो लो. एज सिंपल एज दैट. Awesome. On that note, तन्मय, I would like to conclude. लेकिन आपने ये जो आखिरी सवाल है इसका बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया. थैंकफुली आपने कोई आप क्योंकि ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड पे दौड़ते हो, ग्राउंड पे क्या आप तो समुद्र पानी में दौड़ते, पानी में रहते हो, तो इसलिए आपने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया. नहीं तो कोई भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया कि यार टाइम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लो, सबसे मुश्किल सवाल पहले करो, एंड एबिलिटी टू से नो. बट तन्मय, मैंने एंड आई एम श्योर एवरीबडी वुड हैव लर्न दैट कि एक नॉर्मल वयस्क जीवन में होने के बावजूद अपने पैशंस को फॉलो करना, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की तैयारी करना, उनको बार बार करना, उसमें उत्तीर्ण करना, उसके बाद आके किताब लिखना, और आगे फिर मूवी के बारे में भी प्लान करना, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल डाइट के साथ, नॉर्मल परिवार के साथ, गृहस्थ जीवन के साथ. Everything is possible. It's all in the mind. It's all in the mind game. On that note, thank you very much, users. Do give your feedback. Subscribe to the channel. Let me know कि आपको किस टाइप के लोग और चाहिए होंगे. And thanks to Tanmay for joining in. Thank you so much. Thanks for inviting me. Pleasure. Bye.